लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान। पश्चिम बंगाल में 23 और 29, तमिलनाडु में 23 और असम, केरल, पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग। नतीजे 4 मई को। कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। और खार्ग द्वीप पर अमेरिका का हमला, होर्मुज बंद, यूएई तक पहुंची मिसाइलें, भारतीयों में खौफ। अब खबरें विस्तार से। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। तमिलनाडु में एक ही चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को सिंगल फेज में वोटिंग कराई जाएगी। 5 राज्यों की मतगणना एक साथ 4 मई को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इन 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कुल 17 करोड़ 40 लाख मतदाता हैं और 824 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आयोग ने कई नए कदम उठाए हैं। एसआईआर प्रक्रिया के जरिए वोटर लिस्ट को शुद्ध किया गया है ताकि कोई अयोग्य व्यक्ति सूची में शामिल नहीं रहे। All 126 assembly constituencies for Assam, the polling shall be just in one phase, and the polling shall take place on 9th of April, Thursday, 2026. The counting shall be on 4th of May. All 140 assembly constituencies of Kerala shall also go for polling on 9th April, that is Thursday, and counting shall be on the same day, that is 4th May 2026. Puducherry also will go along with Assam and Kerala. The date of poll is 9th April and the counting will be 4th of May. Tamil Nadu, all 234 assembly constituencies will go for poll on 23rd of April in one phase, and the counting shall be on the same day for all the 5 states/UT, that is 4th of May 2026. West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase, 152, and the second phase, 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. And the counting shall be together for all, that is 4th of May 2000. पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता केंद्र सरकार की बदले की राजनीति के खिलाफ वोट करेगी। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में बीजेपी को और भी करारी हार मिलेगी। विंडिक्टिव पॉलिसीज है, डिप्राइव करना है, बंगाली लैंग्वेज को इंसल्ट करना है, जो लोग बंगाल में रहते हैं इमिनेंट पर्सन उसको इंसल्ट कर रहे हैं, जो सिटीजनशिप लेकर वो पॉलिटिक्स कर रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है एसआईआर के नाम पे, इसका खिलाफ हुआ। कुछ नहीं हुआ, फिर हारेंगे और बुरी तरह से हारेंगे। अब लीक कर रखिए, 250 से ज्यादा तृणमूल सीट जीतने वाला है। ममता बनर्जी अभी ये she will return back with more than 250 MLAs. तमिलनाडु में बीजेपी ने टीवीके के मुखिया विजय को अपने गठबंधन में शामिल करने के लिए बड़ा ऑफर दिया है। बीजेपी ने विजय की पार्टी को करीब 80 विधानसभा सीटें देने और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा है। बीजेपी रणनीतिकारों का मानना है कि तमिलनाडु की राजनीति में सिर्फ 2% वोटों का अंतर भी चुनावी नतीजे बदल सकता है। ऐसे में विजय की जबरदस्त लोकप्रियता एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है।
बताया जा रहा है कि इस संभावित गठबंधन के लिए पर्दे के पीछे बातचीत जारी है और एक अन्य राज्य के उप मुख्यमंत्री मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल सत्ता के चेहरे को लेकर है। खबर है कि विजय की नज़र मुख्यमंत्री पद पर है और वे अपनी पहली ही चुनावी पारी में बड़ा रोल चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में 2092 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 750 करोड़ रुपए की लागत से बने प्राग ज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन शामिल है, जो शहर का दूसरा बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज है। इसके साथ ही गोलाघाट और तिनसुकिया में कैंसर उपचार केंद्रों का शुभारंभ किया गया, जबकि दीफू, जोरहाट और बरपेटा में सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों, गुवाहाटी में स्वास्थ्य भवन और अभयपुरी में नए जिला अस्पताल की नींव रखी गई। शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम की चिकित्सा सुविधाएं अब गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे विकसित राज्यों के स्तर पर पहुंच गई हैं। ये परियोजनाएं पूर्वोत्तर को स्वास्थ्य केंद्र के रूप में मजबूत बनाएंगी। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने असम में शांति और विकास के लिए कई ऐतिहासिक समझौते किए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बहुजन समाज आंदोलन के नेता कांशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में कहा कि कांशीराम ने भारतीय राजनीति की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई और बहुजन समाज और गरीब वर्गों में राजनीतिक चेतना जगाई। कांशीराम ने लोगों को ये समझाया कि उनका वोट ही उनकी आवाज़ और उनका प्रतिनिधित्व है और ये देश सभी का बराबर है। कांशीराम ने अपना पूरा जीवन समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों के अधिकार, सम्मान और बराबरी के लिए समर्पित कर दिया। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि कई वर्षों से दलित, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और नेता कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। कांशीराम को भारत रत्न देने से न सिर्फ उनके योगदान को सम्मान मिलेगा, बल्कि उन लाखों लोगों की आकांक्षाओं को भी सम्मान मिलेगा जो उन्हें सशक्तिकरण और उम्मीद का प्रतीक मानते हैं। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के 16वें दिन नए हमले तेज हो गए हैं। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनसे मध्य और दक्षिणी इजराइल में एयर रेड अलर्ट बजे और इलियट शहर में 7 लोग घायल हो गए। लेकिन इजरायली डिफेंस सिस्टम ने ज़्यादातर मिसाइलों को रोक लिया, इसलिए इजराइल को कोई बड़ी क्षति या मौत नहीं हुई। इसी बीच इजराइल ने ईरान के पश्चिमी इलाकों पर हवाई हमले किए और इस्फहान प्रांत में कम से कम 15 लोग मारे गए। अमेरिका ने ईरान के मुख्य तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप पर रॉकेट से हमला कर दिया, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह तबाह बता दिया। वहीं ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हमलावर देशों के लिए बंद कर दिया है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति रुक गई है और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ट्रंप ने ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और दक्षिण कोरिया समेत दुनिया भर से अपील की है कि वे युद्धपोत भेजकर होर्मुज को खुला और सुरक्षित रखें, लेकिन ईरान कह रहा है कि वो इसे सिर्फ हमलावरों के लिए बंद रखेगा। ट्रंप ने साफ कहा कि अभी ईरान से कोई डील नहीं होगी, क्योंकि शर्तें ठीक नहीं हैं और ज़रूरत पड़ी तो खार्ग द्वीप पर और हमले हो सकते हैं। इस युद्ध में इजराइल पर ईरानी हमलों से हुए नुकसान को छिपाने की खबरें भी मिल रही हैं। दूसरी तरफ ईरान को तेल सुविधाओं और इंटेलिजेंस अधिकारियों के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त अरब अमीरात में ईरान के बढ़ते हमलों से वहां रहने वाले भारतीय समुदाय में चिंता बढ़ गई है। ईरान ने यूएई में अमेरिकी सैन्य ठिकानों जैसे अल धफरा एयरबेस को निशाना बनाया है, जबकि ड्रोन और मिसाइल हमलों के मलबे से दुबई और फुजैरा जैसे इलाकों में आग लगने और छोटे नुकसान की घटनाएं हुई हैं। यूएई की वायु रक्षा प्रणाली ने ज़्यादातर हमलों को रोक लिया है, लेकिन अब तक 6 मौतें और 141 लोग घायल हुए हैं। भारतीय नागरिकों का कहना है कि स्थानीय सरकार सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर रही है। ड्रोन हमलों से पहले चेतावनी मिल जाती है और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जाती है। हालांकि रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 28 फरवरी से 11 मार्च तक खाड़ी देशों के करीब 1.5 लाख लोग भारत लौट आए हैं। इनमें यूएई से लगभग 52,000 शामिल हैं। भारतीय दूतावास हालात पर नज़र रखे हुए है और ज़रूरत पड़ने पर सहायता के लिए हेल्पलाइन सक्रिय हैं। वीज़ा समाप्त होने वालों को 31 मार्च तक रहने की छूट दी गई है।
न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।